Hello students, myself Anita Malhotra. Welcome you all to online classes of Science, Class 8, Chapter 1, Crop Production and Management, Part 2. So today is our Part 2. In the Part 1, we have studied about agriculture practices, preparation of soil, agriculture implements, sowing, selection of seeds, adding manure and fertilizer. Okay, so now today's our topic is an activity to show that manure and fertilizers are necessary for the growing of crops. Okay, as we all know that manure and fertilizers are very necessary for the crop. Here now we are going to start our activity 1.2. This is the second part of our chapter. Take मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम. ठीक है, मूंग या ग्राम के कुछ सीड्स लो और उनको है ना अंकुरित करो. Select 3 equal size seedlings. Take 3 empty glasses or similar vessels. Mark them A, B, and C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. Did plants in all the glasses grow at the same pace? Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth faster? Fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrients. How are they different from manure? Fertilizer. Now, come on, let's see about this activity. Now, what happened in this activity? In this activity, it is said that we have to take 3 vessels. Okay, हमने 3 vessels लिए. हमने 3 vessels में क्या करा? हमने ये 3 वेसल्स लिए. इनमें क्या करा? बराबर मात्रा में हमने तीनों में मिट्टी डाली. ठीक है, एक ए वाले जो वेसल था उसके अंदर हमने क्या करा? फर्टिलाइजर डाला, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डाला. बी वाले में हमने क्या करा कि है ना खाद डाल दी. ठीक है, ओके. यहाँ पे आपके चैप्टर में इसने ए वाले में जो है खाद डाली है, बी वाले में जो है फर्टिलाइजर डाली है और सी वाले में उसने कुछ भी नहीं डाला है. ठीक है, और उन्होंने क्या करा, हमने जो है ना मूंग का या ग्राम का जो सीड था उसको थोड़ा अंकुरित किया था. वो अंकुर किया हुआ सीड्स जो थे वो ए में भी डाल दिए, बी में भी डाल दिए, बराबर मात्रा में तीनों में डाल दिया हमने. ठीक है, और फिर हम इनको नियमित जो है वो पानी डालते रहे. और 7 से 10 दिन के बाद हम देखते हैं कि इनमें जो है वो अंकुर हमने डाले थे वो फूट गए और अब वो बड़े छोटे छोटे पौधों का रूप ले लिया. तो अब आपको इसमें क्या महसूस होता है? तो कि हम देखेंगे कि जिसमें हमने खाद डाली थी उसमें तो ना ठीक ग्रोथ हुई, जिसमें हमने फर्टिलाइजर डाली थी उसमें थोड़ी ज्यादा ग्रोथ हुई, और जिसमें हमने खाद या फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं डाला था तो उसमें क्या हुआ? ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो हुई. ओके, तो इस प्रकार से हम ये साबित करते हैं कि ना फर्टिलाइजर और खाद जो है वह हमारे खेतों में पेड़ पौधों के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो उनका मुख्य रोल जो है वो प्ले करती है. ठीक है, अब क्या है कि व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. फर्टिलाइजर जो होते हैं वो क्या होता है, उनके इनमें कोई विशेष प्रकार का जो न्यूट्रिएंट है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट वो अधिक मात्रा में होता है. How are they different from manure? और फर्टिलाइजर और मैन्योर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizer are urea, ammonia, sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. अब फर्टिलाइजर जो होते हैं उनको क्या होता है, तो उनको फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है. ठीक है, और उनके कुछ एग्जांपल्स हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटेशियम, एनपीके. एनपीके के अंदर एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फॉस्फोरस और के का मतलब होता है पोटेशियम. ठीक है, so the use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. तो
फर्टिलाइजर के उपयोग से क्या होता है, किसान को जो है अधिक उपज मिलती है, वीट, पैडी और मेज इत्यादि की। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। परंतु फर्टिलाइजर का जब हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी जो है वो उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर्स के कारण क्या होता है, पानी का पॉल्यूशन भी होता है। फर्टिलाइजर्स को हम खेतों में डाल देते हैं, जब बरसात वगैरह आती है तो बरसात का पानी वगैरह जब मिट्टी में गिरता है तो वो मिट्टी में क्या होता है, फर्टिलाइजर वगैरह ऐड हो रखा था तो मिट्टी में पानी में फर्टिलाइजर घुल जाता है और पानी तो बहता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। इस प्रकार से वो फर्टिलाइजर्स को भी अपने संग में ले जाता है और ये आर्टिफिशियल होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। तो इससे क्या होता है, और दूसरे जल स्रोतों में जहाँ पे पानी जाके मिलता है या मिट्टी में आगे जहाँ भी आगे जाता है तो उस जगह को भी वो है ना पॉल्यूशन फैला देता है। ठीक है। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated or fallow in the between two crops. इसलिए तो हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो है वो कम करना चाहिए, उसके बजाय जो है ऑर्गेनिक खाद वगैरह जैसे गोबर इत्यादि की जो नेचुरल खाद होती है उसका उपयोग जो है हमको ज्यादा करना चाहिए। या फिर हमें क्या करना चाहिए, एक क्रॉप उगाने के बाद में थोड़ा है ना जमीन को ऐसे ही खुली छोड़ देना चाहिए ताकि जो है वो उसको उसके अंदर जो है उपजाऊ क्षमता जो है वो थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, एकदम से निरंतर लगातार क्रॉप आफ्टर क्रॉप हमें ग्रो नहीं करना चाहिए। ठीक है। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. अब क्या है कि अगर हम मैन्योर वगैरह को जब खेतों में डालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी की जो है उसकी फर्टिलिटी उपजाऊ क्षमता जो है वो अच्छी बन जाती है, उसमें वाटर रोकने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotating. This can be done by growing different crops alternately. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. In the previous chapter, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. They fix एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब क्या है, एक और तरीका मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने का है, वो क्या है कि हमें क्रॉप को रोटेशन करके उगाना चाहिए। ठीक है, एक बार एक क्रॉप उगाया तो दूसरी बार में हमें दूसरा क्रॉप उगाना चाहिए। जैसे एक बार हमें लेग्यूमिनस प्लांट माने फलीदार पौधे उगाने चाहिए, उसके बाद में फिर हमें व्हीट वगैरह उगाना चाहिए। इस तरह से हमें रोटेशन कर करके हमें उगाना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि लेग्यूमिनस है ना पौधे जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके रूट्स में जो है नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं। उन गांठों के अंदर राइजोबियम नाम का जो है वो बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, वो है ना मिट्टी में नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन करता है। इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो उससे क्या होता है, जब नाइट्रोजन को सिंपल फॉर्म में चेंज करके मिट्टी में ये मिला देता है तो मिट्टी में जब पानी वगैरह होता है, पानी में ये सॉल्युबल हो जाता है तो नाइट्रोजन पानी में घुल जाता है। तो जब है ना हमारे फसल वगैरह जो है इसको मिट्टी में पानी के संग में ले लेती है। इस प्रकार से जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो पेड़ पौधों में जो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है क्रॉप प्रोटेक्शन करके उगाना चाहिए। अब एक इसमें टॉपिक है अपना डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक है। ठीक है, मैन मेड है, इसको इंसान बनाता है। और मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमें गाय भैंस इत्यादि वगैरह का जो गोबर वगैरह काउडंग वगैरह होता है और प्लांट वगैरह के जो रेसिड्यूज बच्चे कुछ पेड़ पत्ती वगैरह जो होती है उनसे ये मिलके मैन्योर के रूप में जो है ये बनाया जाता है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, मैन्योर को तो फील्डों में खेतों में ही बना लेते हैं। फर्टिलाइजर में ह्यूमस जो है वो ज्यादा नहीं मिल पाता, मैन्योर के अंदर क्या है उसमें ह्यूमस जो है वो अधिक मात्रा में मिल जाता है। अब फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम वगैरह पाया जाता है और मैन्योर के अंदर उनसे रिलेशन में रिलेटिवली थोड़ा कम पाया जाता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर का फायदा क्या है,
द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो कि नेचुरल मैन्योर है, वो आर्टिफिशियल मैन्योर से अच्छी मानी जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये मिट्टी की पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ा देती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम इजी। इससे क्या होता है, मिट्टी जो है पोरस, पोली हो जाती है, जिससे कि इसके अंदर गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं उनका ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, ज्यादा हो जाता है। जो फ्रेंडली, जो हमारे उपयोगी माइक्रोब्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा जो मैन्योर का टॉपिक है और मैन्योर और फर्टिलाइजर का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में हम आते हैं इरिगेशन के ऊपर। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या, इरिगेशन का। तो अब इरिगेशन में क्या है कि है ना, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। ये तो सही बात है भाई, सबको है ना जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत तो है ही है। पानी के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है ना। अब क्या है कि वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी जो है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो जरूरी है। वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। वाटर जो है प्लांट्स की रूट्स जो है उसको अब्सॉर्ब करती हैं। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो अब्सॉर्ब। पानी के संग संग मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स जो है वो भी जो है ऊपर प्लांट में पहुंच जाते हैं। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% ऑफ वाटर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो क्या है, प्लांट्स के अंदर लगभग 90% जो है वो पानी होता है, और पानी के बिना जो है सीड्स का जो है जर्मिनेशन, अंकुरित जो है सीड्स नहीं हो पाती। इसलिए पानी के बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है प्लांट्स के अंदर जो जमीन के अंदर होती हैं, वो पानी के कारण जो है प्लांट्स के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती हैं। और वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो पानी क्या करता है, पेड़ पौधों का अंदर जो होता है पानी, वो उनका टेम्परेचर बनाए रखता है और उनको खराब नहीं होने देता। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसलिए क्रॉप्स जो हैं वो सही तरह से उगती रहें, अच्छी उनसे पैदावार हमें प्राप्त हो, उसके लिए हमें निरंतर समय समय पे उनको जो है पानी जो है सप्लाई करना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो जो पानी हम है ना क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर जो सप्लाई करते हैं उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू क्रॉप एंड सीजन टू सीजन। In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? I am very careful this year about watering the plants. Last summer, my plants dried up and died. अब क्या है कि ना समय समय पे ना पानी का है ना, कभी कभी ना पेड़ पौधों को कम पानी चाहिए, कभी कभी फसल वगैरह को ज्यादा पानी चाहिए। जब बरसात का मौसम होता है तो बट नेचुरल है पानी कम चाहिए इरिगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए। जब है ना गर्मियों का मौसम होता है तो पानी भाप बन के निरंतर उड़ता रहता है, जिससे क्या होता है कि है ना पानी बहुत ज्यादा उड़ जाता है तो हमें ज्यादा इरिगेशन करना पड़ता है, ज्यादा पानी देना पड़ता है। ठीक है, विंटर मौसम में जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें क्या होता है, पानी के अंदर जो नमी जो है वो बनी रहती है, इसलिए हमको इरिगेशन जो है कम करना पड़ता है। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन, the sources of water for irrigation are wells, tubewell, ponds, lakes, rivers, dams and canal। और हम कहाँ से है ना इरिगेशन कर सकते हैं, देखो कहाँ से करता है किसान, कुओं से करता है, ट्यूबवेल से करता है, पॉन्ड से करता है, लेक से करता है, रिवर से करता है, डैम से करता है, कैनल से। इन सब कहीं भी किसी भी जगह से हम पानी को लेके हमारे पास में जो पड़ता होता है, खेतों के पास जो होता है उनसे वो लेके और इरिगेशन जो है वो करते हैं। अब कुछ ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन, उसमें क्या क्या है, द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स in different regions for taking it to the fields. Cattle or human labor is used in this method. So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are moat, pulley chain,
चेन्स पंप, ढेकली एंड राहत। तो ये जो है कुछ जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि ना कहीं भी पानी का स्रोत जो होता है उसमें से पानी को लिफ्ट किया जाता है मोटर वगैरह के साथ ऐसे, ठीक है, और उनको फिर क्या करते हैं, उनको फिर इरिगेशन के काम में लिया जाता है। और इसके अंदर जानवरों का और ह्यूमन दोनों मिलके इसका काम को करते हैं, ठीक है। जैसे पानी की मोटर की सहायता से देखो कुएं में से इसने पानी ऊपर करा, और जो है ना इसका दूसरा हिस्सा जो है वो पुली की सहायता से जो है बैल वगैरह को बांधा हुआ है। जब बैल है ना पहले पास आता है तो है ना उसका जो है ना बर्तन है वो नीचे अंदर उसमें चला जाता है, कुएं में चला जाता है, उसमें पानी जब भर जाता है तो उसको है ना बैल को है ना आगे की तरफ चलाया जाता है, बैल आगे चलता है तो ऐसे करके ऊपर आ जाता है बर्तन को किसान है ना नीचे नालियां वगैरह बना के उसमें पानी को उड़ेल देता है, तो वो नालियों के थ्रू, और नालियां जो है उनके ना किसानों के खेतों तक गई होती है तो पानी वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये मेथड जो है ये ट्रेडिशनल मेथड में इस प्रकार से सिंचाई की जाती थी, ठीक। चेन पंप मेथड है, ढेकली मेथड है, ठीक है, और ये अपना राहत है, ओके। अब हम आते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर जो है दो मेथड है जिनके बारे में हमें पढ़ना है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें ये दो कौन कौन से हैं, ये हैं एक तो है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। Modern method of irrigation helps us to use water economically. The main methods used are as follows, and the first one is sprinkler system. Modern method में क्या होता है, इस प्रकार से इरिगेशन किया जाता है कि पानी का वेस्टेज जो है वो ना के बराबर हो और हमारे खेत वगैरह भी उग जाए, ठीक है। तो इसमें आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. तो इस प्रकार का जो स्प्रिंकलर सिस्टम से जो इरिगेशन किया जाता है इसके अंदर क्या होता है, ये कहाँ पे किया जाता है, वो जगह जहाँ उबड़ खाबड़ ऊंची नीची जगह होती है और जहाँ पे पानी जो है जो कम मिलता है, पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम से जो है वो सिंचाई की जाती है। इसमें क्या होता है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप्स अंडर pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. अब क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि है ना एक तो है ना मोटर की सहायता से ना हाई प्रेशर पे पानी ऊपर की तरफ लाया जाता है, उसमें फिर एक मेन पाइपलाइन होती है, ठीक है। एक मेन पाइपलाइन से फिर उसको क्या करता है, छोटी छोटी पाइपलाइनों से वो मेन पाइपलाइन एक जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब क्या होता है, छोटी जो पाइपलाइन होती है उनके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल, घूमने वाला नोजल होता है, ठीक है। जब मोटर की सहायता से पानी मेन पाइपलाइन में छोड़ा जाता है तो मेन पाइपलाइन में से होता हुआ वो पानी क्या होता है कि ना छोटी वाले पाइपलाइनों में आता है, ठीक है। छोटी वाले पाइपलाइनों में आ गया तो अब उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रोटेटिंग नोजल लगा हुआ है, तो उसके अंदर ना छेद से होते हैं चारों तरफ, ठीक है। रोटेटिंग नोजल में जब पानी पहुंचता है तो रोटेटिंग नोजल जो है वो गोल घूमने लग जाता है और पानी जो है उसके छोटे छोटे छेदों में से वो सब तरफ है ना स्प्रे हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि बरसात आ रही हो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या स्प्रिंकलर सिस्टम से जो है ये है ना खेतों में इसे जाल से बिछा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पूरे खेत में इजीली जो है वो पानी जो है उसको इरिगेशन हो जाता है, उसका पानी मिल जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम आता है इसमें वो है ड्रिप सिस्टम। ये ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप directly near the roots, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. अब ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी वही एक तो पहले मोटर लगी हुई होती है, किसी भी हमारे इरिगेशन के सोर्स के ऊपर मोटर लगा देते हैं, उसमें एक मेन पाइपलाइन होती है, मेन पाइपलाइन के बाद में इसमें जो है ना दूसरे ना छोटे दूसरे पाइप्स जो है उसमें जोड़े जाते हैं, ठीक है। और उन पाइप्स में रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर होल्स होते हैं, क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो उन होल्स में से क्या, उन होल्स को क्या करते हैं, इस प्रकार से सेट किया हुआ होता है, या जो है ये क्रॉप वगैरह जो ऐसी उगाई जाती है कि इनके होल्स जहाँ पे प्लांट होता है ना वहीं पे होल खुलते हैं,
ठीक है। तो क्या होता है इसमें जो हाई प्रेशर पे जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी जो है वो मेन पाइपलाइन में से होता है वो नीचे दूसरी छोटी पाइपलाइन में जाता है, उसमें रेगुलर इंटरवल पे होल्स है, तो वो होल्स में से पानी उन्हीं जगह पे प्लांट्स के रूट पे जाता है डायरेक्ट। कहाँ जाता है? प्लांट्स के रूट की तरफ जाता है। रूट्स पे क्या, जहाँ पे प्लांट है सिर्फ उसके पास में पानी जाता है और उसके बीच में जो गैप होता है वहां पानी नहीं आता। जैसे कि एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, एक होल यहाँ होगा तो वो डायरेक्ट उसी वाले प्लांट में जाएगा, एक होल यहाँ होगा वो उसी वाले प्लांट में जाएगा। और इस प्रकार से क्या है कि वो डायरेक्ट जो है प्लांट्स को पानी मिलेगा और पानी का जो है वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से ये जो ड्रिप सिस्टम है ना, ये एक प्रकार से वरदान माना गया है उन जगहों पे इरिगेशन के लिए जहां पे पानी की मात्रा जो है वो बहुत कम पाई जाती है। ओके, तो अब हमारा जो है ये इरिगेशन का टॉपिक जो है ये फिनिश हुआ। अब हम आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के ऊपर। अब हम देखेंगे कि वीड्स क्या है और इनका प्रोडक्शन जो है वो इनसे किस प्रकार बचा जा सकता है। Paheli and Bujo went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. Have these other plants been planted purposely in a field? Many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. अब क्या हुआ कि बूझो और पहले जो है वो एक बार खेत में गए तो उन्होंने देखा कि खेत में जो है फसल तो उगी हुई है, उसके में कुछ है ना फालतू घास और पेड़ पौधे वगैरह उगाए। क्या इनको भी किसी ने उगाया? नहीं, इनको किसी ने नहीं उगाया। तो ये जो है ना अनडिजायरेबल प्लांट्स और घास वगैरह जो अपने आप उगाई है इसको कहते हैं वीड्स। So the removal of weeds is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space, and light. Thus, they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. अब क्या है कि ये weeds को जो निकालने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं weeds और weeding। तो वीडिंग जो है ये बहुत जरूरी है, वीडिंग करना बहुत जरूरी है, माने कि इन सबको वीड्स को निकालना जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे क्रॉप के संग में कंपटीशन करते हैं और क्रॉप के हिस्से का पानी सोख लेते हैं, मिनरल सोख लेते हैं, सूरज की सनलाइट की रोशनी वगैरह को वो ले लेते हैं और जिससे क्या होता है कि हमारी क्रॉप, हमारी फसल जो है वो सही प्रकार से नहीं उग पाती। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो क्या किसान जो है ये है ना कई ऐसे है ना काम करते हैं ताकि जिससे कि है ना वीड्स को कंट्रोल किया जा सके, इसको हटाया जा सके। एक तो प्रकार था वो टेलिंग करा था उन्होंने, स्टार्टिंग में खुदाई करी थी। खुदाई करने से क्या हुआ था, ये अनवांटेड प्लांट्स हैं जब वो ऊपर आ जाते हैं तो उनको निकाल के फेंक दिया जाता है। कई अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, ये है ना बहुत ही जहरीले होते हैं और इनसे क्या जानवरों को, ह्यूमन बींग्स को इससे नुकसान भी, काफी नुकसान हो सकता है। ठीक है, The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. इनको फूल और सीड्स पैदा होने से पहले इनको हटा देना चाहिए। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of a खुरपी. A seed drill is also used to uproot the वीड्स। तो क्या होता है कभी कभी वीड्स को हटाने के लिए वीड्स को क्या करते हैं, उनको खींच खींच के भी निकाल देते हैं या फिर उनको क्या करते हैं, उनको जमीन के बिल्कुल पास से जो है उनको काट के भी निकाला जा सकता है। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. They are sprayed in the fields to kill the weeds. Weeds को कंट्रोल करने के लिए कई बार जो होता है केमिकल पदार्थ का भी उपयोग किया जाता है जिससे कि है ना इनको मार दिया जाता है, उसका स्प्रे करने के वीड्स को मार दिया जाता है। और वो क्या है, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, वो क्रॉप्स को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इससे खाली वीड्स जो है वो हट जाते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. जो वीडिसाइड्स, जो केमिकल होते हैं वीड्स को मारने वाली जो केमिकल होते हैं उनको कहते हैं वीडिसाइड। उनको पहले पानी में निश्चित मात्रा में घोल लिया जाता है, ना तो अधिक घोलना ना कम घोलना, पर सही मात्रा में घोल लिया जाता है और फिर उसके बाद में उसको स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? क्या इसका कोई दुष्प्रभाव किसान पे भी पड़ता है या फिर जो व्यक्ति स्प्रे करता है उस पे भी पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। As already mentioned, the weedicides are sprayed
during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. तो हाँ, ये जो है ना वेडिसाइड्स जब इनका स्प्रे किया जाता है तो ये किसान को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसको स्प्रे करते समय किसान को अपना नाक और मुंह जो है एक कपड़े के संग में ढक लेना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे हार्वेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। The cutting of crop after it is matured is called harvesting. पकने के बाद जो फसल को काटा जाता है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the shaft. This प्रोसेस इज कॉल्ड शाफ्टिंग। तो फसल की जो कटाई की जाती है वो या तो सिकल की दांतली से सिकल होती है उससे की जाती है, या फिर वो मशीनों के सहायता से भी की जाती है। इसमें क्या होता है कि तूड़ा अलग किया जाता है और वो क्या करते हैं, अनाज वगैरह को जो है अलग करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम थ्रेशिंग। ठीक है, तो ये काम जो है दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये कंबाइन नाम की मशीन से किया जाता है और कंबाइन मशीन से हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों काम किए जाते हैं, इसलिए इसको कंबाइन मशीन कहते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जब है ना ये कटिंग वगैरह कर ली जाती है तो इसमें क्या होता है कि जो तूड़ा वगैरह होता है वो बचा रह जाता है, वो है ना खेतों में पड़ा रहता है, एक तरफ वो अनाज वगैरह है उसको अलग कर देते हैं। कभी कभी किसान वगैरह क्या करते हैं, वो फालतू तूड़ा वगैरह था उसमें आग लगा देते हैं। तो उसको आग लगाने से क्या होता है, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। उससे जो हमारी जो दूसरी तरफ जो गेहूं या जो भी अनाज वगैरह अगर पड़ा है तो वो भी है ना उससे कभी कभी जल जाता है और उससे क्या होता है कि दुर्घटना वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, और पुराने तरीके से जो ये अनाज को और उसके तूड़े को अलग करने की जो प्रक्रिया होती थी उसको कहते थे विनोइंग। उसमें ऊपर से ना नीचे की तरफ उसे डाला जाता था, विनोइंग मशीन वगैरह में डाला जाता था। पहले जमाने में, बहुत ही पहले जमाने में तो सूप वगैरह से उसको ऊपर से नीचे गिराते थे और है ना पंखा वगैरह लगा देते थे, उससे कहता था तूड़ा उड़ के एक तरफ चला जाता था और है ना गेहूं वगैरह जो है वो नीचे रह जाती थी। ये बहुत ही पुराना तरीका था। अब जो है हार्वेस्टिंग के संग में इन्होंने कुछ त्योहारों को भी जोड़ दिया है। हार्वेस्टिंग जो होता है ये खुशी का पल होता है। इसमें क्या होता है कि ना किसानों का जो इतने टाइम से जो इन्होंने ना अपनी फसल वगैरह जो उगाई करी, इतने महीनों से ये मेहनत करते रहे, तो ये जो जब हार्वेस्टिंग कटिंग करते हैं उस टाइम पे किसान बहुत खुश होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ त्योहार मनाते हैं और कुछ त्योहारों को जिनको इनके संग जोड़ा गया है वो है जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवबन्या और बिहू। ये त्योहार फसल के कटाई के हैं। कटाई के टाइम पे ये वाले त्योहार जो है मनाए जाते हैं। जैसे हम होली वगैरह मनाते हैं, उसमें जो नई उगी हुई गेहूं होती है ना, गेहूं की पैदावार आती है तो उसको भून के खाया जाता है और लोग खुशियां मनाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा स्टोरेज का। स्टोरेज में कहता है स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। इट इज इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack of insects, pests, bacteria and fungus. ठीक है, farmers store grains in jute bags or metallic bins, and on large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities
of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. अब क्या है कि किसान वगैरह क्या है, जब उसके है ना खेत फसल वगैरह तैयार हो गई है तो अब उसको स्टोरेज भी तो करना है ना ढंग से। तो स्टोरेज करने के लिए पहले क्या करते हैं कि है ना जो भी अनाज वगैरह है उसको अच्छी तरह से सुखाया जाता है। अगर हम उसको सुखाएंगे नहीं तो उसमें क्या होता है फफूंदी वगैरह लग जाएगी। ठीक है, फिर उसका सही तरीके से भंडारण किया जाता है। उसको है ना क्या कहते हैं अच्छी तरह से सैक में, कट्टों में, उनमें भर के अनाज वगैरह को रखा जाता है। ठीक है, उसको भंडारण किया जाता है सूखी जगह पे या कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, जहाँ पे उनको रखना है जहाँ पे वो खराब नहीं होते। ठीक है, और उनमें ध्यान रखा जाता है कि उनको चूहे वगैरह ना खा जाएं और दूसरे कीड़े वेड़े ना लग जाएं। तो उसके लिए उनके अंदर जो है दवाई वगैरह, केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। ठीक है, और इनका स्टोरेज जो है सीलोज वो क्या कहते हैं, जो अधिक मात्रा में उनका भंडारण किया जाता है, तो जिस जगह पे किया जाता है उनको सीलोज या ग्रेनरीज किए जाते हैं। और घरों में स्टोर करने के लिए हम उनमें क्या करते हैं नीम की पत्ती वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि नीम की पत्ती वगैरह जो है वो कड़वी होती है, तो उनको जानवर वगैरह जो है खा नहीं पाते, तो उससे वो दूर रहते हैं, तो इससे वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। कई बार उनको केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह भी दी जाती है, उनमें केमिकल्स वगैरह की पुड़िया में बांध के उनको रखा जाता है, जिससे कि पेस्ट, कीड़े मकोड़े और है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ठीक है, अब हमारा इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो आता है फूड एंड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, अब ये क्या है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड से। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कुछ लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो लोग क्या मच्छी जो है उनका विशेष खाना जो है माना जाता है, उसको वो खाते हैं विशेष रूप से। ठीक है, इस प्रकार से we have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. जैसे क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हम किसान लेता है फसल को उगाने से लेकर काटने तक। इसी प्रकार से सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। इसी प्रकार जानवरों को जिनको घर पे पाला जाता है या जिनको फार्म में पाला जाता है उनको प्रॉपर खाना दिया जाता है, प्रॉपर रहने की जगह दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. जब ये लार्ज स्केल पे किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इसलिए की जाती है, उनको इसलिए पाला जाता है क्योंकि उनसे हमको मीट, अंडे, हनी और काफी सारी चीजें जो हैं वो प्राप्त होती हैं, जो कि उनको भी हम खाने के उपयोग में लेते हैं। फिश इज गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। तो क्या फिश जो है वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। इससे क्या हमें एक प्रकार का तेल मिलता है और फिश से हमें विटामिन डी भी मिलती है। तो इस प्रकार से फिश जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये भी एक प्रकार का कोस्टल एरियाज में रहने वालों का स्टेपल फूड है। सो विद दिस वी एंड आवर चैप्टर हियर। सो in the part 2 we have totally completed the chapter crop production and management. Okay, thank you for all of you for being with me and understanding this chapter. I hope you have all understood this chapter well. Thank you, have a good day, take care.